एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज के संदर्भ में ही एक नए टॉपिक की, यानी हम ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम के खास टॉपिक्स के बारे में या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक? वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है कि प्रश्नों को पूछा गया है, प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, या जिन टॉपिक्स से भविष्य में प्रश्न पूछे जाने या बनाए जाने की संभावना होगी। यानी यहाँ पर खास तौर पर कौन से टॉपिक शामिल किए जाते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने हमारी जो 10 यूनिट है या जो 10 इकाई हमें भूगोल की दी गई है पाठ्यक्रम में, उन 10 इकाई में से हमने इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस लगभग कर लिया है। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सवाल या प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं, तो उसी आधार पर हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। अब आज किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी या ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रिया। इन तीनों शब्दों के बारे में आपने सुना होगा। या ज्वालामुखी उत्पन्न होने की, ज्वालामुखी प्रकट होने की क्रिया। सामान्य शब्दों में या प्रायः इनका एक ही अर्थ निकाला जाता है। ध्यान रखें, जब पूछा जाएगा ज्वालामुखी तो ध्यान रखिएगा हम वोल्केनो की बात कर रहे हैं, और जब शब्द आता है ज्वालामुखीयता तो ध्यान रखिएगा ज्वालामुखीयता यानी हम यहाँ वोल्केनिसिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वोल्केनिसिटी। ठीक है, और एक और शब्द ध्यान रखें, ज्वालामुखीयता क्या है? प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया है, ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया है। प्रकट होना यानी कहां पर? तो पृथ्वी की भूपरपटी पर, पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर जब लावा ऊपर प्रकट हो जाए, और यह किसके माध्यम से होता है? एक विस्फोट के माध्यम से होता है, और इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी प्रक्रिया या ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक है, अब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया होती कैसे है, यानी यह जो ज्वालामुखी क्रिया है या जो ज्वालामुखी इरप्शन होता है, यह कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे हम किस नाम से जानते हैं? कोर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक है ना, क्योंकि जैसे ही हम पृथ्वी में गहराई की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो समझिए कोर पर तो कितना बहुत बहुत अधिक टेम्परेचर होगा, और जो बीच की प्लेट है या जो बीच का एक अलग भाग है पृथ्वी का, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटल, जिसे हम मेंटल कहते हैं। इस हिस्से तक आते आते जो चट्टाने हैं मेंटल के थोड़ा सा ऊपर 100 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में, आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जो चट्टाने हैं वह गर्म गलित अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में? गर्म गलित अवस्था में पाई जाती हैं। अब ये गर्म गलित चट्टाने या गर्म गलित अवस्था में पाई जाने वाली जो ये चट्टाने हैं, या आप इसे क्या कह सकते हैं? मैग्मा कह सकते हैं, है ना। तो जब यह मैग्मा क्या होता है, ये इस मैग्मा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, यानी यह केवल मैग्मा नहीं होता, इसमें अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी क्रिया से या ज्वालामुखी क्रिया में शामिल पदार्थ। हम अभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं और इन्हें किन किन आकारों पर, किन किन नामों से जाना जाता है, यानी इनके आकार के आधार पर भी इनके नामकरण किए गए हैं, तो हम उन्हें भी समझेंगे। अभी हम क्या जान रहे हैं? ज्वालामुखी क्रिया को समझ रहे हैं। तो जब मेंटल पर यह जो गर्म गलित पदार्थ है, गर्म गलित चट्टान है जो सुघट्य अवस्था में पाई जाती है, यह जो गर्म गलित पदार्थ है यह पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता हुआ, यानी अब आप क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में कोई ना कोई हलचल होती है। तो ध्यान रखिए, जब आप ज्वालामुखी प्रक्रिया को समझेंगे तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के संदर्भ में एक शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, वह है पृथ्वी की आभ्यंतरिक अस्थिरता।
तो जब बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत यहाँ पर दबाव भी क्या होगा, लगभग दबाव क्या होगा, कम होगा। ज्वालामुखी के लिए एक खास बात ध्यान रखिए, टेम्परेचर अधिक, दबाव कम और जल की मात्रा में अधिकता, ये महत्वपूर्ण क्या है, कॉज है जिनकी वजह से ज्वालामुखी प्रक्रिया या उसका उद्भेदन होता है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी पढ़ा था, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि क्या होती है, भारी होती है, तो जब वह ओशनिक प्लेट के नीचे चली जाती है, प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था ना, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वह क्या होती है, भारी होती है, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, इसका घनत्व अधिक होता है, यह भारी होने की वजह से क्या होती है, जो ओशनिक प्लेट है उसके नीचे चली जाती है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट का नीचे वाला हिस्सा कहाँ पहुंच गया, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में, और जब यह पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में पहुंचता है तो वह हिस्सा या वह प्लेट क्या होती है, गलित होने लगती है, गलने लगती है, और साथ में जो महासागर का पानी है वह भी रिसकर पहुंचने लगता है, तो वहां जलवाष्प भी उत्पन्न हो जाती है। बहुत अधिक जलवाष्प के कारण, बहुत अधिक भाप के कारण वह जो मैग्मा है जो पिघल गया है वह बहुत तेजी से ऊपर की ओर आता है ना। तो जब यही मैग्मा बहुत तेजी से विभिन्न परतों से होते हुए ऊपर की ओर आता है, तो पृथ्वी की सतह पर यहाँ दरार बनाकर या छिद्र बनाकर, ध्यान रखिए, छिद्र के माध्यम से या दरार, इसके माध्यम से यह पदार्थ क्या होता है, पृथ्वी से बाहर की ओर आ जाता है। और जब यह पदार्थ लावा जो कि अभी भीतर क्या था, मैग्मा, तो यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है इस तरीके से, तो यह पूरी प्रोसेस या पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कहलाती है। और यह पदार्थ जो बाहर की ओर आया, अब यह क्या कहलाता है, लावा कहलाता है, ठीक है। और यह पूरी प्रोसेस क्या हो गई, ज्वालामुखी हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है। और ध्यान रखिए, जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया है यह कैसी प्रक्रिया है, यह अल्पावधिक प्रक्रिया है, यानी इसकी जो अवधि है वह कम होती है, जल्दी से यह प्रोसेस पूरी हो गई, इसलिए इसके लिए क्या कहा जाता है कि यह अल्पावधिक क्या है, प्रक्रिया है। तो अल्पावधिक वाली प्रक्रिया है, और खास तौर पर इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि यह विनाशात्मक प्रक्रिया है, यानी यह अल्पावधि की प्रक्रिया तो है लेकिन यह क्या है, विनाशात्मक प्रक्रिया भी है। तो अल्पावधि की होने के साथ साथ यह एक विनाशात्मक प्रक्रिया है, विनाशात्मक घटना है। अब यदि ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा गर्म होकर ऊपर की ओर छिद्र या दरार के माध्यम से पृथ्वी की भूपटपट्टी पर प्रकट होता है। यही पूरी सम्मिलित करके इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप समझ गए कि ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो ज्वालामुखी की क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया दो तरीकों से हो सकती है, एक तो मंद गति से और दूसरी तीव्र गति से। अब तीव्र गति से क्या कब होगी, तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, मंद गति से और तीव्र गति से। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो मैग्मा है, जो किसमें है, पिघले हुए अवस्था में है, तो यदि वह मैग्मा जो भूगर्भ में पाया जाता है वह गर्म है, ठीक है, वह मैग्मा कैसा है, गर्म है, और उसके साथ अन्य पदार्थ भी मौजूद हैं, ठीक है। जब वह पदार्थ, अन्य पदार्थ भी उसमें मौजूद होते हैं, वह बहुत गर्म होता है, तो वह बहुत तीव्र गति से पृथ्वी की सतह पर आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब मैग्मा बहुत अधिक गर्म होता है, उसमें अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, तो यह बहुत तीव्र गति से क्या होता है, सतह पर आता है, सतह पर प्रकट होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तीव्र प्रक्रिया। और मंद प्रक्रिया कब होगी, तो ध्यान रखिएगा, मंद प्रक्रिया के अंतर्गत जो है लावा है, चूंकि लावा तो बाहर आकर, यानी यह जो मैग्मा है, तो यह मैग्मा का है बहुत अधिक गर्म नहीं है। तो जब यह मैग्मा बहुत अधिक गर्म नहीं होता, तो यह क्या होता है, सतह के भीतर ही, सतह के निचले हिस्से में ही आ जाता है, निचले कीजिएगा, सतह के निचले हिस्से में ही, यानी मान लीजिए कि यह पृथ्वी की सतह है तो यह इस भाग में ही रह जाता है,
ठीक है। और इससे भी ध्यान रखें स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें ज्वालामुखी प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, तीव्र और मंद, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तीव्र प्रक्रिया में हमने देखा क्या कि तब होती है जब गर्म लावा क्या होता है, बहुत अधिक और अन्य पदार्थों के साथ मिलकर बहुत तेजी से क्या हो, पृथ्वी की सतह पर आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तीव्र प्रक्रिया। और यदि हम देखें कि यह जो पदार्थ है या जो लावा हमारे पास है, जो मैग्मा हमारे पास है, जब यह सतह के नीचे जमकर आभ्यंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण करे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी की मंद प्रक्रिया। तो ध्यान रखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया दो तरीके से होती है, तीव्र और मंद, दोनों प्रकार की। ध्यान, एक और खास बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जो तीव्र प्रक्रिया है इसके अंतर्गत भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सा ऊपर आ जाता है, यानी आभ्यंतर सतह में। ठीक है। अब यदि हम बात करें, क्योंकि अभी हमने जाना ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, ठीक, लेकिन जो यह ज्वालामुखी की क्रिया है, यह ज्वालामुखी की क्रिया है, इसके अंतर्गत दो तरीकों से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी चूंकि बाहर यदि क्रिया हो गई तो बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, उसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे। और यदि आंतरिक हुई, जैसे हमने अभी देखा कि यह पृथ्वी की सतह है, बाहर की ओर आया तो बाहर स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, और यदि यह लावा, माफ कीजिएगा, मैग्मा अंदर ही रह गया तो यहाँ पर आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस तरीके से हमने क्या समझा, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में समझा। ज्वालामुखी की क्रिया कितने तरीके से हो सकती है, हमने इसे समझा। ज्वालामुखी के कारणों की बात करें, ज्वालामुखी का कारण क्या है, तो भी हमने देखा, एक तो हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के थ्रू, जो भारी प्लेट है वो भीतर की ओर जब जैसे ही जाती है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में या उसके भीतर जैसे ही प्रवेश करती जाती है, ध्यान रखें भू जो क्रस्ट है उससे भीतर अंदर जाते ही टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से वह प्लेट नीचे गलने लगती है, और गलने की वजह से वहां पर जो मैग्मा इकट्ठा होता है वह बहुत तीव्र गति से या तेजी से ऊपर की ओर आ जाता है। क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत अधिक है ना। तो ये इसका प्रमुख कारण है। जल की यदि उपलब्धता है तो जलवाष्प बहुत क्रिएट होगा, भाप बहुत बनेगी, और जैसे ही जलवाष्प या भाप बनेगी तो वह ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी वायु को गर्म कर दिया जाता है, जल को गर्म किया जाता है, तो गर्म जल ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है ना। गर्म वायु ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है और उसका स्थान ठंडा लेने की कोशिश करता है, उसका स्थान ठंडी वायु भरने की कोशिश करती है। जल गर्म होता है तो जलवाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है। तो इसी प्रक्रिया के थ्रू क्या होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हमने देखी। अब महत्वपूर्ण बात की, आखिर ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है उससे किस प्रकार के पदार्थ को देखा गया है, या इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के बाद सतह पर किस किस पदार्थ की उपस्थिति देखी गई है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसके संदर्भ में, ज्वालामुखी से निर्गत पदार्थों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ज्वालामुखी से या ज्वालामुखीयता प्रक्रिया से निःसृत पदार्थ के बारे में। ध्यान रखें ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में अभी हमने क्या देखा, किसमें गर्म गलित मैग्मा पाया जाता है, जिसमें जल की उपस्थिति, खासतौर पर जलवाष्प कह सकते हैं आप, जलवाष्प की उपस्थिति होती है। इसमें कुछ विघटित पदार्थ भी होता है। विघटित पदार्थ यानी, ध्यान रखिएगा, विघटित पदार्थ यानी जिन चट्टानों की भी हमने बात की थी वे गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है, और इसके साथ साथ कुछ गैसें भी पाई जाती हैं। गैसों में क्या चीजें शामिल होती हैं, तो ध्यान रखें गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है, इसके अलावा नाइट्रोजन शामिल हो जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन शामिल हो जाती है। तो खास तौर पर यदि हम ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद, जैसा कि हमने देखा कि मैग्मा ऊपर की ओर आता है, बहुत तेजी से विस्फोट के बाद सतह पर प्रकट हो जाता है, इससे बहुत तेजी से पदार्थ बाहर निकलते हैं। ये कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसमें जलवाष्प होता है। जलवाष्प की मात्रा, या आप कहें कि भाप की मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें, 70 से 90% तक। ठीक, इससे राख भी बाहर निकलती है। साथ में ध्यान रखें राख में कुछ छोटे छोटे बड़े छोटे चट्टानों के टुकड़े भी पाए जाते हैं। राख के साथ साथ इसमें चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ
इसी को, जो चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है? विखंडित पदार्थ। इन्हें ही विखंडित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? यही विखंडित पदार्थ है। तो जलवाष्प की मात्रा हमने देखी, राख के साथ साथ कुछ विखंडित पदार्थों को हमने देखा, इनसे गैसें भी निकलती हैं बाहर। अब गैसों में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, SO4 है, N2 है यानी नाइट्रोजन है। तो ये कुछ प्रमुख गैसें हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बाहर निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आंतरिक क्रिया या पृथ्वी के भीतर जो अंदर क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से ये सभी चीजें बाहर निकलती है। तो इसमें लावा भी लिख लीजिएगा, क्योंकि लावा भी तो बाहर निकलता ही है, या आप इन्हें कह सकते हैं भीतर यह क्या है? गर्म गलित मैग्मा, या आप इसे केवल मैग्मा लिख सकते हैं, गर्म गलित चट्टान लिखें या मैग्मा लिखें। ठीक है, एक ही बात। तो इतने पदार्थों के बारे में आप कह सकते हैं कि ये इनसे ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने भाप का प्रतिशत भी देख लिया, 70 से लगभग 90% इसमें भाप पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि इससे निकलने वाले पदार्थों में कुछ बारीक धूल के कण मौजूद हैं, ठीक है, यदि इसमें निकलने वाले पदार्थों में कुछ बारीक धूल के कण मौजूद हैं और कुछ बड़े बड़े चट्टान, ये दोनों मौजूद हैं, तो उन्हें ही विखंडित पदार्थ कहा जाता है। अब यदि इसमें क्या है, ये जो बारीक धूल के कण हैं, इन बारीक धूल के कणों को क्या कहा जाता है? इन्हें ज्वालामुखी धूल कहा जाता है। ज्वालामुखी धूल। ठीक, यही जो चट्टानों के कण हैं छोटे छोटे, यदि इनका आकार 2 मिलीमीटर तक है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ज्वालामुखी राख कहा जाता है। ज्वालामुखी राख, ध्यान रखिएगा, 2 mm। ठीक, यदि इन चट्टानों के टुकड़े की का जो आकार है यह 6 सेंटीमीटर तक है, 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो, चूंकि देखिए इसका आकार क्या है, 6 सेंटीमीटर से अधिक, यानी अपने आप में ये दिखाई देने वाले हैं और काफी बड़े भी हैं। चूंकि बड़े आकार के हैं, ज्वालामुखी के भीतर से ऊपर की ओर विस्फोट कर रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम, ध्यान रखिए, आकार 6 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि यदि इन छोटे छोटे कणों का आकार मटर के बराबर है, तो यदि इनका आकार मटर के बराबर है तो इन्हें लैपिली कहा जाता है। ठीक है, यदि आकार कितना है? मटर के दाने के बराबर, तो लगभग वे सभी शब्दावलियां जो जानना आपके लिए जरूरी है, या ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो पदार्थ बाहर निकलता है, तो उन्हें आप किन किन नामों से जान सकते हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब यह जो ज्वालामुखी के बाद जो गर्म गलित पदार्थ बाहर निकलता है, लावा कहलाता है। इस लावा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, किस आधार पर? किसमें सिलिका की मात्रा कितनी है। यदि लावा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो इसे क्या कहेंगे? अम्लीय लावा, और यदि सिलिका की मात्रा कम है तो इसे क्षारीय लावा कहा जाएगा। सिलिका की मात्रा कितनी कम? तो ध्यान रखिएगा, यदि सिलिका की मात्रा 45 से 55% है तो यह क्षारीय लावा कहलाएगा, लेकिन 65% तक है, और यह यदि इसमें जो सिलिका की मात्रा है वह क्या है? 65% से अधिक है। कितनी? सिलिका की मात्रा 65% से अधिक है तो यह अम्लीय लावा कहलाएगा। अम्लीय लावा कहलाएगा। ठीक है, और 45 से 55% तक है तो इसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय या पैठीय लावा। ठीक है, इसे क्षारीय लावा कहेंगे, इसे पैठीय लावा भी कहा जाता है। तो ये तो हमने देखा कुछ खास शब्दावलियों के बारे में, और ये शब्दावलियां आपके लिए जरूरी हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यह ज्वालामुखी का उद्गार कितने प्रकार का होता है? ज्वालामुखी उद्गार, या जो आप इसे उद्गार लिखें, उद्गार के प्रकार।
महत्वपूर्ण बात यही है कि उद्गार कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे कोई जब आपसे कोई फ्रेम किया जाए प्रश्न, उसमें लिख दिया जाए कि ज्वालामुखी के उद्गारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, कौन सा प्रकार शामिल नहीं है, और उसमें नाम लिखिए हो, और आपको यदि पता है तो आप उसका एग्जैक्ट और सही आंसर क्या कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो ज्वालामुखी यदि हम विस्फोट की बात करें, ठीक है, इससे निकलने वाले इरप्शन की बात करें, पदार्थों की बात करें, तो ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, ये जो विस्फोट होता है, ये अनेक प्रकार से हो सकता है, और यह जो विस्फोट है वह निर्धारित है कि इसके विस्फोट की शैली क्या है। विस्फोट की जो शैली है वह भी डिपेंड करती है किसके, किस पर, कारकों पर। ज्वालामुखी के भीतर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इन्हीं कारकों पर डिपेंड करती है विस्फोट की शैली या उद्गार की शैली। अब ये कारक कौन कौन से हैं? मैग्मा, मैग्मा कैसा है, मैग्मा जो है ये चिपचिपा कितना है, यानी इसकी चिपचिपाहट पर, इसके चिकनेपन पर, मैग्मा पर, तो इसके जितने क्या कह सकते हैं आप, इनके कारक, है ना, कि आखिर इनके कारकों की प्रकृति। ध्यान रखें कि जो उद्गार है, ये जो इरप्शन है, वह किस पर डिपेंड करता है, इरप्शन की शैली डिपेंड करती है कारकों पर, और ये कारक कौन कौन से हैं जिनके बारे में भी हमने चर्चा की, जैसे मैग्मा कैसा है, उससे निकलने वाला रासायनिक पदार्थ कैसा है, यानी मैग्मा कैसा है, क्योंकि हमने अभी चर्चा की ना कि गर्म है तो यानी पतला है, बहुत गाढ़ा है तो आप देखिए इरप्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। यानी ध्यान रखिएगा कि इसके कारकों में क्या चीजें हैं, मैग्मा चीजें, मैग्मा शामिल है, रासायनिक पदार्थ कैसा है इसमें, यह भी शामिल है, फिर मैग्मा चिपचिपा कितना है, यह भी शामिल है। तो मैग्मा का चिपचिपापन, चिपचिपापन, ठीक, रासायनिक सामग्री या रासायनिक पदार्थ, ठीक है, रासायनिक पदार्थ, ये भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से क्या डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उद्गार हुआ है, ठीक है, किस प्रकार के उद्गार को या इसे किस प्रकार का उद्गार कहा जा सकता है। और बहुत अधिक टेम्परेचर है तो बहुत तेजी से उद्गार होगा, यानी यहाँ पर तापमान भी एक प्रमुख कारक है। ध्यान रखिएगा, तापमान तो ज्वालामुखी में एक बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि तापमान की वजह से ही तो ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वह होती है। बहुत अधिक तापमान है यदि भीतर तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं उद्गार के प्रकार की या इरप्शन के टाइप की। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कितने प्रकार का इरप्शन हो सकता है, दो प्रकार, माफ कीजिएगा 3 प्रकार का। जैसे पहला है हाइड्रोथर्मल विस्फोट, हाइड्रोथर्मल विस्फोट, इससे इस विस्फोट के अंतर्गत ध्यान रखें क्या निकलती है, राख निकलती है। इस विस्फोट में क्या निकलती है, राख निकलती है, और इस प्रकार के विस्फोट में मैग्मा बाहर नहीं निकलता है, यानी यह गर्मी द्वारा संचालित होने वाला विस्फोट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह विस्फोट कहाँ होता है, चट्टानों के आसपास, यह विस्फोट चट्टानों के आसपास होता है, और इसमें खास बात यह कि इसमें मैग्मा बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, इसमें मैग्मा बाहर नहीं निकलता है। तो ध्यान रखिएगा मैग्मा बाहर नहीं निकलता, खासतौर पर हमने क्या चर्चा की कि इसमें केवल राख बाहर निकलती है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, ठीक। दूसरे प्रकार की यदि हम विस्फोट की बात करें या उद्गार की बात करें या इरप्शन की बात करें तो इसे कहते हैं फ्रेटिक विस्फोट। क्या, फ्रेटिक विस्फोट। ध्यान रखिए विस्फोट यानी जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से ज्वालामुखी बाहर की ओर आ रहा है, तो ये प्रक्रिया छोटी छोटी या अन्य कई तरीके से होती है, जिसमें से जैसे हमने पहले देखा कि चट्टानों के यदि आसपास हो रही है तो उसमें मैग्मा बाहर नहीं निकलता, उसमें केवल राख बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें फ्रेटिक विस्फोट की, तो फ्रेटिक विस्फोट के भीतर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि यह भाप जनित विस्फोट है, यानी यह किसके माध्यम से हो रही है, यानी बहुत अधिक जलवाष्प हो गई है, बहुत अधिक वहां पर भाप बन गई है भीतर, तो भाप के माध्यम से जो विस्फोट होगा वह क्या कहेगा, वह क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा फ्रेटिक विस्फोट। फ्रेटिक विस्फोट की खास बात क्या है कि यह विस्फोट सबसे तीव्र गति से होती है, यानी जो पदार्थ इसके भीतर मौजूद हैं उनके भीतर जब गति होगी, पदार्थों के भीतर गति होने से
क्या होगा, यह तेजी से जो अंदर का जो भी मैग्मा है, जल है, वह क्या होगा, बहुत उबलने लगेगा। तो उबलने की वजह से तीव्र गति से जो विस्फोट होगा वही फ्रेटिक विस्फोट कहलाता है, यानी यह भाप जनित या जलवाष्प जनित विस्फोट है। और इसमें सभी प्रकार का जो पदार्थ है, जैसे हमने पदार्थों के बारे में क्या चर्चा की थी कि राख हमने चर्चा की थी, इसके भीतर मौजूद छोटे छोटे जितने विखंडित पदार्थ हैं, खासतौर पर ध्यान रखिएगा जो भाप है, पानी है या राख है, और जो भी छोटे छोटे पदार्थ जिसमें बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े भी शामिल हो जाते हैं, 6 सेंटीमीटर से अधिक वाले ज्वालामुखी बम, इन सभी का विस्फोट होता है। तो किन किन चीजों का, भाप, पानी, ज्वालामुखी बम, इन सभी का क्या होता है, ऊपर विस्फोट होता है। अब ज्वालामुखी के तीसरे प्रकार, माफ कीजिएगा, उद्गार की यदि हम तीसरे प्रकार की बात करें तो उसे फ्रेटोमैग्मेटिक कहते हैं, यानी यह एक प्रकार, ध्यान रखें, इसे क्या कहते हैं, फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट। ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपको इनके प्रकार पता है ठीक से तो आप आसानी से प्रश्नों को डील कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है कि आप इसे ठीक से ध्यान रखें, ठीक है। तो फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट में ध्यान रखें, इसकी खास बात क्या है कि इसी के भीतर या इसी विस्फोट में मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। मैग्मा या आप कहें लावा, कोई भी क्या है, बाहर की ओर निकलता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इस उद्गार में जरूरी क्या है कि इसमें जो भीतर मैग्मा है, जो भूजल है और जो मैग्मा है, इनके बीच में जो परस्पर क्रिया है, इसके माध्यम से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और इसके बाद फिर ये मैग्मा बाहर की ओर निकलकर आता है। और इस तरीके को इसका नाम क्या है, किस प्रकार का उद्गार है ये, फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट। तो ध्यान रखें उद्गार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, नाम आपको याद रखना है, हाइड्रोथर्मल विस्फोट, फ्रेटिक विस्फोट और फ्रेटोमैग्मेटिक विस्फोट। तो आपने देखा राख है, बहुत नॉर्मल विस्फोट होगा, यानी ये हाइड्रोथर्मल की बात करें तो राख ही बाहर निकल रही है, मैग्मा नहीं निकल रहा है, चट्टानों के आसपास हो रहा है, ठीक। दूसरा थोड़ा सा उससे ज्यादा बड़ा भाप जनित है, इसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक होगी। तो जलवाष्प, पानी, राख और चट्टानों के टुकड़े, ध्यान रखिए 6 सेंटीमीटर से अधिक वाले, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इससे बाहर निकलता है। लेकिन जो अंतिम वाला है उसमें मैग्मा, लावा बाहर निकल कर आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या समझा, हमने समझा ज्वालामुखी के बारे में, हमने जाना ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखीता यह क्या है, इससे कौन कौन से पदार्थ बाहर निकल कर आते हैं, ये पदार्थ कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो विखंडित पदार्थ है वह कितने प्रकार का होता है, हमने जाना उद्गार के बारे में, इरप्शन के बारे में, यानी जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।